नमस्कार अशरा जी। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। अशरा जी, आप अपना रोल नंबर बताइए। मेरा रोल नंबर 212715। ओके। आप जबलपुर से हैं? जी सर। तो जबलपुर में कौन कौन से माइंस मिलते हैं? सर बेसिकली यहाँ तो चीनी मिट्टी, जिसे हम चीनी मिट्टी और मार्बल्स का है यहाँ पर। और आयरन भी मिलता है सर। अच्छा, जो मार्बल है वो किस टाइप का रॉक है? सर ये कैल्शियम कार्बोनेट बेस्ड रॉक है। नहीं नहीं, जो आपके रॉक्स होते हैं ना, वो किस टाइप का रॉक है? अच्छा। अ, जी सर, अभी इसकी नॉलेज नहीं है मुझे। अच्छा। आपने बताया कि यहाँ पर आपका चीनी मिट्टी मिलती है ना? जी सर। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? क्या रिएक्शन से बनता है मतलब? तो ये बेंटोनाइट क्ले और क्ले का है फॉर्म, सिलिका बेस्ड रहता है, इसमें सिलिकॉन एलिमेंट। ओके। अच्छा, सीमेंट का कंपोनेंट्स क्या होते हैं? मतलब क्या उसका वो है, किस किस चीज का मिक्सअप रहता है? एंड सर अभी तो इसका मैंने नहीं पढ़ी है। अच्छा, आपके जबलपुर के आसपास यानी कि सीमेंट की फैक्ट्रियां कहाँ पर हैं? कटनी। कटनी में सीमेंट का है। कौन सा कारखाना है, किस और किस कंपनी के हैं? अ, ये तो नहीं पता सर। कोई बात नहीं। एमएससी में आप गोल्ड मेडलिस्ट थे, कितना परसेंट था आपका जी एमएससी में? सर। सर 82% है, लगभग 81 पॉइंट समथिंग। ओके। अच्छा, हमारे प्राचीन काल में एक रसायनशाला हुआ करती थी, रसशाला, वो क्या थी? पहुंच हो गया है क्या? आप सुन पा रही हैं असरा जी? हाँ, पॉज हुआ था। जी। प्राचीन काल में रसशाला जो हुआ करती थी वो क्या थी? अ, सर उसमें तो सारे पेड़ पौधों की औषधियों से दवाएं बनाई जाती थी, पेड़ पौधों के रसों से। और और ये नागार्जुन के काल में तो मरकरी को शुद्ध किया जाता था, पारद को, और उसको दवा के रूप में इस्तेमाल करते थे। ये इस पे ही आधारित थी ये सारी लेबोरेटरी, रसशाला बोलते थे उसको। अच्छा, ये हमारे यहाँ यानी कि मेटलर्जी का काम बहुत स्टार्टिंग से हो रहा है। तो मेटलर्जी का कोई अच्छा जी सर। एग्जांपल जो यानी कि एंशियंट टाइम में हुआ हो, आज भी दिखाई दे रहा हो, कोई ऐसा एग्जांपल? जी। जी सर, हमें दिल्ली में एक लोहे का स्तंभ मिलता है जो कि गुप्ता पीरियड का है, पर वो आज तक उसमें जंग नहीं लगी है। और ये उस काल की जो कला है, उसका उसका ये सबूत है सर, कि कैसे उन्होंने इतना बड़ा लोहे का स्तंभ बना दिया जिसके इतने खास प्रॉपर्टीज है। अब उस पे इतनी सारी केमिकल रिसर्च चल रही है, तो उसका केमिकल कॉम्पोजिशन निकालने के लिए कि क्या डिफरेंस है। ओके। उस टाइम पे लोगों के पास इतना नॉलेज था। ठीक है। ये ब्रॉन्ज आपकी एक एलॉय है, तो इसमें कौन कौन से यानी कि मेटल होते हैं? सर ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन का अलॉय होता है। कितना, क्या रेशियो रहता है इनका? सर रेशियो अभी मुझे ध्यान नहीं है। ओके, चलिए सर। असरा जी, आप थोड़ा सा एक लाइन में केमिस्ट्री को डिफाइन करके बताइए। केमिस्ट्री वो क्षेत्र है जहाँ पर हम चीजों के भीतर की क्रियाओं को समझने की कोशिश करते हैं, कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसका बनने की प्रक्रिया, उसके पीछे टूटने की प्रक्रिया, और जो भी गतिविधियां हमारे आसपास हो रही हैं, हम उसको केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री क्षेत्र है या विज्ञान है? केमिस्ट्री एक विज्ञान है सर। तो डेफिनेशन में विज्ञान। जी जी बोलिए।
विज्ञान का क्षेत्र भी बोलेंगे और खुद ही पूरा विज्ञान भी हम इसको बोल सकते हैं सर, क्योंकि हर क्षेत्र इससे जुड़ा है और ये हर क्षेत्र इससे जुड़ा है। सब इससे होकर निकलते हैं, कोई इससे अछूता नहीं है सर। चलिए, अच्छा, आप मुझे बताइए ब्रॉन्स्टन लॉरी कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? ब्रोंस्टेड लॉरी कंसेप्ट एसिडिटी बेसिसिटी और उनकी को पहचानने से रिलेटेड है सर, कौन एसिड है कौन बेस है। किस बेसिस पे हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं? जी सर, ब्रोंस्टेड एसिड्स वो होते हैं जो कि प्रोटॉन्स को डोनेट कर सकते हैं, और ब्रोंस्टेड बेसेस वो होते हैं जो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। प्रोटॉन्स के बेसिस पर एक्सेप्टर और डोनेशन के बेस पर हम इन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या इस बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो एसिड और बेस है? जी सर, बताइए कैसे बता हाँ सकते सर हैं? बता सकते। कैसे? सर क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो हम इसे एसिड एसिडिक बोल सकते हैं, एसिडिक ऑक्साइड है। प्रोटॉन एक्सेप्ट करने पर इसको एसिडिक कह सकते हैं? सॉरी, प्रोटॉन डोनेट करने पे बोलते हैं, हम इसको बोल सकते हैं बेसिक ऑक्साइड है। क्या ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है? चलिए, डीडी ट्रांजिशन बताइए क्या होता है? डी ट्रांजिशन, डी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब डी ऑर्बिटल्स में होते हैं, किसी लिगेंड फील्ड में उनके ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है, तो यह डी ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं, जो फिल्ड हाफ पार्शियली फिल्ड सबशेल से अनफिल्ड सबशेल तक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, उन्हें हम डी ट्रांजिशन बोलते हैं। जो स्प्लिटिंग होती है वो किन किन ऑर्बिटल्स में होती है, क्या नेम देते हैं उनको स्प्लिटिंग को? सर ये लीगेंड कितने पास आ रहे हैं, कितने नंबर में, उस पर डिपेंड करती है। अगर जैसे 6 लीगेंड आ रहे हैं मेटल के पास, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, और इस केस में जो एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी रिड्यूस हो जाती है। जैसे T2G ऑर्बिटल्स हैं वो नीचे चले जाते हैं, और जो ईजी ऑर्बिटल हैं जिनमें DZ² और Z² होते हैं, उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। क्या हर एक केस में हर एक एलिमेंट के साथ ऐसा होता है कि T2 जी नीचे होता है, EG ऊपर होता है? सर वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अप्रोच कर रहे हैं, फील्ड कौन सी बन रही है। अगर ऑक्टाहेड्रल फील्ड बन रही है तो ऐसा ही होगा। यदि टेट्राहेड्रल बन रही है तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, EG नीचे चला जाएगा और T2G ऊपर। क्या टेट्राहेड्रल में भी हम EG एंड T2G लिखते हैं? नहीं सर, वहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है, तो हम ऑर्बिटल्स को G से और U से नहीं डिस्क्राइब कर सकते, वहां सिर्फ T2 और E को यूज करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप ये बताइए क्लोरोफॉर्म को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं? क्लोरोफॉर्म को स्टोर हम किसी डार्क ग्लास बॉटल में करते हैं सर, ताकि वो सनलाइट से रिएक्ट ना करे, क्योंकि उसमें जो क्लोराइड रेडिकल्स फॉर्म हो सकते हैं, वो डिकम्पोज हो सकती है। क्या बनाते हैं सनलाइट जी से रिएक्ट करके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके? सर, यहाँ पे रेडिकल्स फॉर्मेशन हो जाता है, और रेडिकल बेसिकली फॉर्म हो जाते हैं सर। क्लोरोफॉर्म जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो पॉजिन गैस मिलती है जो एक पॉइजनस होती है। रेडिकल तो ठीक है, बट वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए उसको कलर्ड बोतल में रखते हैं। ठीक सर। फॉस्फीन गैस, जी सर। जी, पॉजिन। असरा जी, ये बताइए, जी सर। केन रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या है? जी सर, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल में किस एक गोल्ड थिन फॉइल पर रदरफोर्ड ने अल्फा रेज को जब हिट किया था, तो उन्होंने पाया कि मैक्सिमम रेज जो है अनडिफ्लेक्टेड पास हो जा रही हैं, और कुछ रेज हल्का सा स्कैटर हो रही हैं, और बहुत सारी रेज में से एक रेज जो है वो 180 डिग्री से वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है। तो उन्होंने इससे कंक्लूड किया कि जो एटम में ज्यादा से ज्यादा स्पेस वो खाली होती है, और एटम का सारा मास एक जगह पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड रहता है। यही एटॉमिक मॉडल उन्होंने फिर प्रपोज किया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये बताइए पॉलीमर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सर पॉलीमर वह एक मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं पॉलीमर्स, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉलर सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम मोनोमर बोलते हैं। अच्छा,
ठीक है। ये बताइए, टॉक्सिक मेटल्स क्या होते हैं और किस बेसिस हम मेटल्स को डिसाइड करते हैं कि भाई टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक होते हैं? जी सर, जो भी हमारे बॉडी में असेंशियल नहीं है और जिनका जरा छोटा सा भी अमाउंट हमें नुकसान पहुंचा सकता है वो टॉक्सिक हो जाएंगे, जैसे कि मर्क्यूरी और लेड हो गया। मर्क्यूरी सारे सल्फर कंटेनिंग हमारे एंजाइम्स के साथ रिएक्ट करके उनकी एक्टिविटी को रोक देता है, इसलिए वो टॉक्सिक होता है छोटे से लेवल पर भी। बाकी जो बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, जैसे जिंक हो गया, क्रोमियम है, ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और हमारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। ये बताइए, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? जिससे ये क्वांटम मैकेनिक्स का आधार है। इसमें बताया गया है कि किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन है, उसकी पोजीशन और मोमेंटम एक समय पर नहीं डिटरमाइन की जा सकती। अगर हम पोजीशन बताना चाहेंगे तो मोमेंटम डिटरमाइन करने में अनसर्टेनिटी आ जाती है, और अगर हम मोमेंटम डिटरमाइन करना चाहेंगे तो पोजीशन बताने में अनसर्टेनिटी आ जाती है। ठीक है। ये बताइए कि क्रिस्टल डिफेक्ट क्या है? क्रिस्टल डिफेक्ट। डिफेक्ट्स। जी। क्रिस्टल डिफेक्ट्स यूजुअली सॉलिड कंपाउंड्स में देखने को मिलते हैं सर। जो क्योंकि वहाँ पर उनकी जो लैटिस पॉइंट्स है उससे एटम्स डिस्प्लेस हो गए, या कोई और वैकेंसी क्रिएट हो गई, या पूरे लाइन में आ गया डिफेक्ट, एटम्स वहां से डिस्प्लेस हो गए, तो ऐसे क्रिस्टल डिफेक्ट्स उत्पन्न होते हैं सॉलिड्स में। ठीक है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, पॉस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम क्या है? तो क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली हमारी केमिस्ट्री में एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करता है। इसमें पहला पोस्टुलेट तो यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है उससे वेव फंक्शन से डिस्क्राइब किया जाता है, और इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की संभावना वेव फंक्शन का स्क्वायर से बताई जाती है, जिसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। और जो वेव फंक्शन साई है उसको, उसकी वैल्यू हम उसका सोल्यूशन स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का इस्तेमाल करके निकालते हैं। ई साई इज इक्वल टू एच साई, जहाँ पर एच हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है और एनर्जी इसका ये आइगन वैल्यू होती है। और साथ ही में यहाँ से हमें पता चलता है कि कोई भी सर अभी इतना ही याद आ पा रहा है मुझे। चलिए ठीक है, थैंक यू मैम। हम्म। ओके सर। असरा जी, जी सर मैम। अभी नए सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए जाने की बात चल रही है। किसका नाम मतलब आ रहा है सामने, कौन बनाए जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सॉरी मैम, अभी मुझे इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। आसियान एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नया मेंबर कौन बनाया गया है? सॉरी मैम, नहीं पता मुझे। अच्छा ठीक है, अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? हमारे वाइस प्रेसिडेंट मुझे पता है पर अभी मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप कर गया है। अच्छा चलिए ठीक है। जबलपुर के बारे में कोई कोई दो खास बात बताइए। पहली खास बात तो यहाँ पर पर्यटन है, भेड़ाघाट और मार्बल रॉक्स यहाँ दूर दूर से लोगों से देखने आते हैं। दूसरा यह कि यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं जो कि हमारे देश के लिए असेंशियल मिलिट्री वेपन्स और ये बनाकर देते हैं। ठीक। और जी। अभी 2025 में नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार किन लोगों को दिया गया था, या जी फिर सर किस काम मैम, के लिए दिया गया था? 3 लोगों को मिला है। 2 यूएसए से और एक जापान से साइंटिस्ट हैं। मॉलिक्यूलर और उसमें एमओएफ्स नाम है उनका। हम्म। मॉलिक्यूलर और ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स होते हैं, ठीक। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क सॉरी, ठीक है। उसमें मिला है। रोहन बोपन्ना अभी चर्चा में क्यों है? सॉरी मैम, ये नहीं पता। अच्छा ठीक है, मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि अभी महिला वर्ल्ड कप जीती है ना क्रिकेट में, हाँ हाँ। तो महिला टीम की कैप्टन कौन थी? नाम नहीं ये तो पता मैम। काफी चर्चा में रहा था। हाँ मैम, अभी स्किप कर गया मेरे माइंड से। अच्छा चलिए ठीक है, ये सारी चीजें एक बार आप देख लीजिएगा ओवरव्यू। ये पिछले एक हफ्ते हाँ की ही हाँ। सारी जितनी घटनाएं पूछी है मैंने, पिछले एक हफ्ते की ही हैं। हम्म, ठीक है। हाँ मैम। ठीक ओके। है। असरा जी।
जी सर। आपका आंसर देने का तरीका अच्छा है, पिछली बार भी आपने बड़े अच्छे तरीके से आंसर किए थे, और आपका बॉडी लैंग्वेज भी आपको कॉन्फिडेंट दिखाता है, और आपका आई कांटेक्ट भी प्रॉपर रहता है, और सब्जेक्ट का नॉलेज भी आपको ठीक है, अच्छा है। बट ये थोड़ा सा करंट को आप जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। हाँ सर। जी जी। कर, हाँ, करंट थोड़ा सा जरूरी है, क्योंकि करंट के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अभी का तो बोल जी अभी तो कुछ बोल रहे हाँ सर, ये कह रहे हैं कि आप फॉर्मल ड्रेस में नहीं है, मतलब। जी सर, इंटरव्यू का आज पक्का नहीं था मुझे, तो फिर मैं वो कर नहीं पाई, अचानक से 5 मिनट पहले पता चला। तो इसलिए जी, तो आप साड़ी पहनेंगे या सूट पहनेंगी? साड़ी पहनूंगी सर। साड़ी। नेक्स्ट इंटरव्यू में मैं मॉक जब दूंगी तो मैं साड़ी में ही आऊंगी, जी जी जी। तो चलिए, उससे सही रहेगा। ठीक है। ठीक। ओके। चलिए, ऑल द बेस्ट सर जी। थैंक यू। ओके। थैंक यू सर।